बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बकरियों की अफजाइश, बकरियों पे होने वाले अखराजात, उनकी तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट, खुराक से लेके उनके ऊपर होने वाले मेडिसिन के ऊपर होने वाले अखराजात, उनकी वैक्सीनेशन, तमाम अद्वियात, बकरों को फरबा करने के वाले से कौन सा वंडा इस्तेमाल करेंगे आप, बकरियों की खुराक क्या रखेंगे ताकि उनकी बेहतरीन नशोनुमा हो सके, मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, शेड आपको किस तरह का तमीर करना है, उसके ऊपर कौन कौन से अखराजात होंगे, कौन से दरख्त लगाना है, कौन सा चारा उनको देना है, उनका अगर हम भेड़ों से मुवाजना करें तो कितना फ़ायदा होता है, उनका अगर डेयरी फार्मिंग से मुवाजना करें तो कितना फ़ायदा होता है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में शामिल करने वाला हूँ। उम्मीद है कि जो बंदा इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा उसको गोट फार्मिंग में कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो बकरियों के बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल के तरीके की बात करूं तो ये बताता चलूं कि अगर आप फार्मर हैं और बकरियों की अफजाइश करना चाहते हैं तो कुछ अरसा के बाद आपके पास बकरियों के बच्चे होंगे जिनकी आपको देखभाल करना होगी। बकरी के बच्चे की दुरुस्त अंदाज या दुरुस्त तरीके से देखभाल या अफजाइश करना, जैसा कि बिल्कुल पैदाइश के वक्त ख्याल रखना, ये सीख लेना कि हमने इसे क्या खिलाना है और जिस जगह बच्चे को रखना है, जो उसकी पनाहगाह या जो उसका शेल्टर है, उसे किस तरह से बच्चे के लिए मौजू रखना है, ये तमाम अनासर इस बच्चे को एक तंदुरुस्त और अच्छी किस्म की बकरी में तब्दील करने में मददगार साबित होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है। जैसे ही बकरी का बच्चा पैदा होता है या हो रहा होता है तो आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। आपकी वहाँ पे मौजूदगी इस बच्चे के दिमाग में ऐसे नक्श पैदा करती है, ऐसे नकूश छोड़ती है कि वो बच्चा इंसानी राब्ते का आदी हो जाता है। और बच्चे की पैदाइश के बाद आपने ये 3 काम लाज़मी करने हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने वो जो एम्बिलाइकल कॉर्ड होता है, जो माँ और बच्चे के दरमियान रबत होता है कि जिसे हम बाल कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है। उसे आपने खुद ब खुद टूटने या अलग नहीं होने देना। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि अगर वो 4 या सवा 4 इंच से लंबा हो तो तब आप उसे ट्रिम करेंगे, तब आप उसे काटेंगे। और एक अच्छे सेहतमंद बच्चे की माँ का कार्ड या अम्बलाइकल कार्ड जो होता है या जो बाल होता है वो 3.25 से सवा 4 इंच लंबा होना चाहिए। ये इस बात की निशानी होती है कि इसकी ग्रोथ, माँ के पेट के अंदर इसकी नशोनुमा बहुत अच्छी हुई है। अब अगर आपको उसे काटना पड़ता है तो जरासीमों से पाक कैंचियों का एक जोड़ा ले लेंगे या आपको एक छोटा सा क्लिप मिलता है, क्लिपर मिलता है, वो वहाँ पे लगा लेंगे और फिर कार्ड को आप आयोडीन से साफ़ कर लेंगे ताकि जरासीम ना फैलें और फिर कैंचियों से काटेंगे। इस सारे अमल को नहायत ही एहतियात और सफाई सुथराई से आपने सरंजाम देना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि अब आप माँ और बच्चे से थोड़ा सा दूर वक्फे पर चले जाएंगे और बच्चे को अपनी माँ के बिल्कुल पास रहने देंगे। माँ बच्चे को चाट कर उसकी जिल्द, उसकी आंखें, उसके जो नॉस्ट्रिल्स यानी जो नथने होते हैं, उसका मुंह और उसकी टांगों को चाट चाट के वो उसको साफ़ करती है। और इससे होता क्या है कि माँ और बच्चे के दरमियान एक खूबसूरत रब्त कायम हो जाता है, एक खूबसूरत तल्लक या खूबसूरत रिश्ता हसा कायम हो जाता है। माँ पैदाइश के बाद के जो बाक़ियात बच्चे के ऊपर जो लगे होते हैं, मतलब उसके ऊपर हल्का सा खून लगा होता है या जो अंदर जो एमनियाटिक फ्लूइड उसके ऊपर लगा होता है, वो उसको चाटती रहती है या उनको खाती रहती है। और ऐसा करना माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका काम ये है कि आपने इस सारी सूरत हाल का खड़े होकर जायज़ा लेना है। आपका तीसरा काम ये होगा कि आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि पैदाइश के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चा अपनी माँ का दूध लाजमी पिए। और ये अपने दूध उसको लाजमी इसलिए पिलाना होता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा माँ की तरफ से ताकत होती है जो कि बच्चे को वो माँ फ्राहम करती है अपने इस दूध के ज़रिए। अगर आप देखें कि बच्चा उठकर उस वक़्त माँ का दूध नहीं पी सकता तो आपको उसे बोतल के ज़रिए पिलाना होगा, क्योंकि ये वाला दूध जिसे हम बोली कहते हैं या जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसमें बच्चे की अच्छी सेहत और क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले ग़िज़ाई अज्जा बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं। बच्चे को ये कोलेस्ट्रॉल अपनी माँ से या किसी दूसरी बकरी से या खुराक वाले स्टोर से भी आप ख़रीद कर दे सकते हैं। अब आपने जल्दी से ये फ़ैसला करना है कि बकरी के बच्चे की फ़ीडिंग यानी कि उसे जो खिलाना पिलाना है वो कैसे करना है। ये फ़ैसला ज़्यादातर आप बच्चे की पैदाइश से पहले ही आपको करना होता है कि बच्चे को माँ के साथ ही छोड़ना है या ख़ुद बोतल से उसको कोलेस्ट्रॉल पिलाना है। दोनों काम आसान है क्योंकि माँ के साथ भी बच्चा मानूस हो जाता है और देखभाल करने वाले इंसान के साथ भी रग़बत अख्तियार कर लेता है, उससे मानूसियत अख्तियार कर लेता है। आप इन्हें सिखला सकते हैं। और अगर आप बोतल से भी फ़ीडिंग करवा रहे हैं तो इस सूरत में भी कुछ दिनों के लिए बच्चे को माँ के साथ छोड़ना पड़ेगा।
ताकि ग़िज़ाइयत से भरपूर कोलेस्ट्रॉल बच्चे के जिस्म में जा सके। या फिर आप एक डैम माँ को बच्चों को दूध पिलाने के लिए तैयार रखते हैं, एक और दूसरी माँ जो उसकी हकीकी माँ नहीं होती, उसको भी आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार रख सकते हैं। और ये तमाम फ़राइज़ वो बखूबी सरअंजाम देती है, क्योंकि जो बकरियाँ होती हैं, बकरियों की जो माएँ होती हैं, इनके दूसरे बच्चों के साथ भी एक तल्लक सा कायम हो जाता है। और अगर आपने फ़ैसला कर लिया कि बोतल के ज़रिए ही फ़ीडिंग करानी है, तो आपको बच्चों को सिखाना होगा कि बोतल से फ़ीडिंग कैसे करनी है। बच्चे के मुंह पे बाज़ का हम ऐसे करते हैं कि दूध की हल्की सी धार छिड़क देते हैं, या किसी बर्तन में दूध डाल लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े से कतरे लेके अपनी उंगलियों पे लगा के, या 2 उंगलियां इकट्ठी डाल के उसके अंदर, या कोई भी ऐसी चीज़ या चम्मच के ज़रिए दूध निकाल के उससे हम क्या करते हैं कि उसके मुंह के ऊपर कतरे टपकाते हैं थोड़े थोड़े से, ताकि वो इससे फीडिंग का आदी बन सके। पहले महीने बच्चों को दिन में कम से कम 4 मरतबा फीडिंग करवानी चाहिए। फिर आप उसे 4 से 3 मरतबा पे लेके आएंगे। पहले दिन बच्चे को उसके जिस्मानी वज़न का 10% कोलेस्ट्रॉल देते हैं हम, उसका वज़न कर लेते हैं कि इसका वज़न कितना है। मिसाल है कि अगर उसका वज़न उस वक़्त आता है 5 किलो, 5.5 किलो, 6 किलो आता है, जितना भी उसका वज़न आता है, तो उसका 10% हम कोलेस्ट्रॉल उसको देंगे। फिर दूसरे दिन से लेके 10वें दिन तक 4 से 6 औंस, 11वें से 21वें दिन तक 7 से 12 औंस, और फिर 22वें से दूध छुड़ाने की उम्र तक 12 से 16 औंस फीडिंग करवाई जाती है। बोतल फीडिंग करवाने से पहले आपके पास बकरी के बच्चे के लिए कुछ चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जिसमें कि बोतल शामिल है। एक निप्पल ले लें आप। बकरी के दूध की मतबादल ग़िज़ा का फार्मूला भी आपके पास होना चाहिए कि अगर उसे दूध फ्राहम नहीं करना तो उसके लिए मतबादल क्या चीज़ है हमारे पास, ये भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको लाजमी बताऊंगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो कोलेस्ट्रॉल का मतबादल क्या होता है वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल के मतबादल ग़िज़ा के तौर पर हम इसे क्या क्या दे सकते हैं। और अगर आप चाहें कि माँ खुद बच्चे की परवरिश करे, तो माँ ये सारे काम कर देगी, बखूबी वो सरअंजाम दे सकती है। पहले 6 से 8 हफ्ते बच्चा माँ का दूध पिएगा, फिर आप उसे दूसरे चारे की तरफ ला सकते हैं। अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माँ बच्चे के साथ ही गुजारना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि दूध ठोस ग़िज़ा की जानब लाते हुए, यानी कि दूध से जब हम उन बच्चों को ठोस ग़िज़ा की जानब लाते हैं, तो उस वक़्त किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो याद रखें कि बकरियां रूमिनेंट जानवर हैं और इनके मैदे के 4 खाने होते हैं, जिनमें से एक खाना रूमन होता है, जिसे नशो नमा के लिए आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है जैसे ही आप दूध छिड़वाते हैं। और ये काम आप ऐसे करेंगे कि पहले हफ्ते बिल्कुल थोड़ी मिकदार में कोई भी अनाज खिलाएं, चाहे आप उसमें उन्हें गंदम दे रहे हैं, चाहे आप उसे मकई का दाना दे रहे हैं, या आप उसे काले चने दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो आप 2 से 3 ग्राम जिसकी रोज़ाना मिकदार हो, इतनी मिकदार में आप देंगे उसको। 1 महीने की उम्र में भूसा और सब्ज़ा, और फिर दूध कम करवा दें या फिर चढ़वा दें, यानी कि जब महीने की उम्र तक को पहुंचने वाला हो, भूसे पे लेके आएँ या उसको सब्ज़े पे लेके आएँ। और इस तरह से करने से क्या होगा कि आस्ता आस्ता से करके आपने उसकी दूध को कम करना है, और फिर एक टाइम आएगा कि आपने उसको बिल्कुल छुड़वा देना है और ठोस ग़िज़ा की जानब लेके आना है। अब आपने हल्की मिकदार में, यानी 4 से 5 ग्राम हल्की मादनियात यानी कि लूज़ मिनरल्स भी साथ देने। इन दर्जा बदर्जा कामों को करने से फ़ायदा क्या होता है कि उस बच्चे का दरअसल आप मैदा मजबूत काम कर रहे हैं। बच्चे का मैदा ऐसे ही मजबूत होता है, जो मैंने आपको अभी तरतीब बताई है कि ऐसे से करके इतने इतने ग्राम खुराक देनी है, और फिर उसके बाद उसको ठोस ग़िज़ा पे लेके आना है। बकरियों की जो 80% खुराक होती है वो हे के तौर पे दी जाती है, हे यानी कि जो खुश्क चारा होता है। लेकिन बाज़ का ऐसे होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी हे यानी खुश्क चारे पर लाने से उनमें बाज़ का बदहज़मी भी हो सकती है, बाज़ का उनमें अफारापन भी बन सकता है, पेट के अंदर गैस भी बन सकती है। इसलिए कम से कम 15% बच्चों की खुराक में सब्ज़ा, झाड़ियाँ, घास, खुश्क चारे की गोलियाँ यानी कि हे के पैलेट लाजमी शामिल किया करें, जो कि आसानी से उसमें हज़म हो जाएँ और बदहज़मी जैसे मसाइल पैदा ना हों। और सिर्फ 5% दूसरा अनाज या गोट फीड उसे दें आप, जो कि कंसनट्रेटेड फीड में हो, या फिर अलहदा से बाज़ार में से उसके लिए आप वनडे की सूरत में लेके आएँ। मैं नहायत ही एक अहम बात करता चलूँ कि बच्चों को आपने एक बहुत ही सेहतमंद माहौल देना है, साफ़ सुथरा माहौल देना है, जिसमें तेज़ हवा, ठंडी हवा, चिलिंग हवा से बचाव शामिल है। गर्म और खुश्क जगह की फ़राहमी करनी है उन्हें। जगह नीचे गीली होगी तो बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। साफ़ सुथरी जगह देना बहुत ज़रूरी है।
गर्म मौसम में हवादार खिड़कियों का बंदोबस्त रखें, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस सूरत में क्या होता है कि अंदर हबस भी बढ़ता जाता है, और उसको ख़त्म करने के लिए आपको ऊपर की जानब वेंटिलेशन या हवादार खिड़कियों का बंदोबस्त करना पड़ता है। नीचे आपने खुश्क चारा या खुश्क लकड़ियों के छिलके वगैरह डालने हैं ताकि बच्चे आरामदेह बिस्तर पर रहें। जैसे ही बच्चे चरागाह में जाने के काबिल हों तो कोशिश करें जहाँ वो चराई करें उस जगह ज़्यादा से ज़्यादा फुजला या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी गंदगी मौजूद ना हो, किसी साफ़ चरागाह में लेके जाएं। क्योंकि पहली मरतबा वो इस फीडिंग की जानब आ रहे, उन्होंने दूध की ग़िज़ा छोड़ी है, तो पहली ही मरतबा उन्हें किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, दूसरे बहुत ज़्यादा जानवर चरते हैं, तो उसमें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाएंगी। इस चरागाह में ना लेके जाएँ जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे ऐसे हैं कि जो उनके लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं, मतलब कि अज़ालियस का पौधा हो गया या रोडोडेंड्रस का पौधा हो गया। ये बकरी के बच्चों के लिए किसी जहर से कम नहीं होते। इस बात को अपने यकीनी बनाना है कि फफूंदी वाली ग़िज़ा बकरी के बच्चों को ना खिलाएं, ना ही बकरियों को खिलाएं, क्योंकि फफूंदी या फंगस जब लगी होती है तो वो भी किसी जहर से कम नहीं होती, और ऐसी ग़िज़ा खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरे ऐसे जानवर भी होते हैं जो उस वक्त बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा रहे होते हैं, या कुछ उनके साथ वाले ही दूसरे बकरे ऐसे होते हैं जो बड़ी उम्र के होते हैं, जो उनको उनके साथ मारदाड़ करते रहते हैं, उन्हें अपाहज कर देते हैं, पेट के ऊपर लात मार देंगे। इसलिए इन बच्चों को बड़ों से आपने उस वक्त लादा रखना है, अगरचा बाज़ का साथ भी रखना पड़ता है, लेकिन नाजुक तबीयत के बच्चों को महफूज रखने के लिए आपका बहुत सा कीमती वक्त उन्हें दरकार होता है। अब अगर मैं बात करूं कि जब आपने बकरियां ख़रीदनी है और ख़रीदने के लिए आपको वहाँ पे लाजमी तौर पे शेड की ज़रूरत होती है, तो शेड के आप हमेशा दो हिस्से बनाते हैं। एक अंदर वाला हिस्सा होता है जिसकी ऊपर छत होती है, छती हुई जगह होती है, वो एरिया कवर्ड होता है, और एक बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे आप बाड़े का नाम देते हैं, जिसके बाहर की जानब आपने चारदीवारी लगाई होती है। तो बकरियों की नस्ल के ऊपर दारोमदार करता है कि आपने कौन सी बकरी रखी हुई है। जो अंदर शेड वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं कहता हूँ कि 5 स्क्वायर फुट से लेके 7 स्क्वायर फुट के दरमियान आप जगह एक बकरी को देते हैं, और जो आपने बाहर खुली जगह रखी हुई है, जो बाड़ा रखा हुआ है, उसमें आप एक बकरी को 10 से लेके 13 स्क्वायर फुट के दरमियान जगह देते हैं। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, दारोमदार इस चीज़ पे भी है कि आपने नस्ल कौन सी रखी हुई है। और आपको अगर आप का ये सवाल हो कि गोश्त के लिए कौन सी ऐसी नस्ल है कि हम उसको रखें, तो वो उससे हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में गोश्त हासिल हो, क्योंकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की जो असल वैल्यू होती है वो या तो दूध होता है या वो गोश्त होता है जिसके लिए आपने बकरियां रखी हुई हैं। अगर आप टेडी बकरियों का इंतखाब कर रहे हैं तो उनका भी आपको पता होना चाहिए कि कूद मताफत बहुत बेहतरीन होती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ वो बहुत अच्छा दिफा करती हैं, बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में गोश्त बन जाता है उन पे, सर्दी गर्मी का बेहतरीन मुकाबला करती हैं। बाज़ का साल में 2 बच्चों के बजाय वो 3 बच्चे भी देती हैं, और मार्केट में भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप मिक्स या दोगली नस्ल रख रहे हैं, बीतल नस्ल रख रहे हैं, या राजनपुरी मुख्तलिफ नस्लों का क्रॉस वगैरह रख रहे हैं, तो उनसे भी ज़्यादा मिकदार में दूध हासिल होता है, कम वक्त में ज़्यादा वज़न वो कर जाती हैं, अखराजात भी इस पे कम होते हैं। तो जो आपने नस्ल कोई भी रखनी हो बकरियों की, आपको ये इल्म होना चाहिए कि हमारे इलाके में कौन सी नस्ल सर्वाइव करेगी, किस नस्ल का बचाव होगा, कौन सी नस्ल यहाँ पे उसके लिए हम फीडिंग करवा सकते हैं, वो इस आबो हवा में सेट हो सकती है। तो आप अपने इलाके के हिसाब से वो वाली नस्ल रखें कि जो ज़्यादा बच्चे दे, बहुत जल्दी हीट में आ जाए, जल्दी वज़न करे, ज़्यादा दूध दे, आपको मौसमी असरात से अपने आप को महफूज रख सके, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो, और मार्केट वैल्यू भी उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो आपने ब्रीडर बकरे रखना है, क्योंकि आपने ब्रीडिंग करवानी है, आगे नस्ल चलवानी है आपने, तो ब्रीडर बकरे जो आप रखते हैं उसमें आप एक बकरा, सेहतमंद बकरा, अच्छी नस्ल का बकरा 20 बकरियों के लिए रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बकरियाँ भी रख सकते हैं। ब्रीडर का इंतखाब, आप ब्रीडर के अंदर किसी भी किस्म के नुक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको दरगुजर नहीं कर सकते। ज़रा सा भी कोई नुक्स है बकरे के अंदर, उसको फ़ौरन तब्दील किया करें। बाद में आपने ये कहना है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये बहुत जल्दी मर जाते हैं, पेट के अंदर ही मर जाते हैं, ये सेहतमंद बच्चे पैदा नहीं होते। तो इसकी वजह यही होती है कि आपने ब्रीडर सही तरह का नहीं रखा होता। तो वो जो ब्रीडर आपने रखा होता है उसको आपको अलग से खुराक देनी पड़ती है, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं कि सब्ज़ चारा उगाने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है और बकरी एक दिन में कितना चारा खा जाती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि 1 एकड़ ज़मीन में आप 20 से 25 बकरियां आसानी से रख सकते हैं। अगर तो बकरियों की उम्र दरमियानी होगी, वज़न उनका दरमियाना होगा, तो दरमियानी बकरी 4.5 से 5.5 किलो खुराक रोज़ाना खा जाएगी, ये जो सब्ज़ चारा है। और बड़े वज़न की बड़ी बकरी जो अडल्ट बकरियां होती हैं वो 6.5 से 8.5 किलो खुराक लाजमी खा जाया करेंगी एक दिन के अंदर। साथ साथ आपको उनको थोड़ी सी इजाफ़ी ग़िज़ाई अज़्ज़ाब उनको देने चाहिए, कम अज़ कम जो ना 1 पाव या आधा किलो गंदम के दाने उनको लाजमी साथ दे दिया करें। और बकरियों को जब आप गंदम खिलाते हैं तो आप उनको साबुत गंदम भी दे सकते हैं और उनको भिगो कर भी दे सकते हैं।
या उसको पिसवा कर तूड़ी के साथ मिक्स करके बकरियों को दे सकते हैं, भूसे के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। शुरू में आपने ये कम देनी है, बाद में आपने उसमें थोड़े थोड़े ग्राम करके इजाफा करना है। एक साथ ही नहीं दे देना, तकसीम करके देना है। अगर दलिए की फार्म में देंगे तो वो उनके लिए और ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो हामला बकरियाँ होती हैं, क्योंकि हामला बकरी ही है, उनके बच्चों से आपको असल फ़ायदा आगे जाके हासिल होना है, जो दूसरी नस्ल चलने वाली है। तो हामला बकरी की खुराक का आपने ख़ास ध्यान रखना है। जब प्रेगनेंसी के 5 महीने उसके हो जाएं, उसके बाद जो उसका सब्ज़ चारा होता है, जो खुश्क चारा होता है, उसका ख़ास ध्यान रखना है। अपने 4 महीनों के बाद उसमें खल बनोला वगैरह, गंदम वगैरह, ये चीज़ें उसकी खुराक में लाजमी शामिल किया करें, ताकि इसको ग़िज़ाई अज्जा मुकम्मल मिल सके। इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट, मिनरल्स, नमकियात की मिकदार पूरी हो सके, अच्छी सेहत हो उसकी, ताकि इसकी डिलीवरी में आसानी रहे। क्योंकि माँ की सेहत जितनी अच्छी होती है उतना ही उसे डिलीवरी के वक्त मदद मिलती है अपने बच्चे को आसानी से बर्थ करने में, उसको पैदा करने में। बच्चे की ग्रोथ बड़ी बेहतरीन होती है, सेहतमंद बच्चा पैदा होता है और क़ुव्वत मदाफ़त वाला बच्चा पैदा होता है, जिसकी जिस्मानी नशोनुमा बड़ी बेहतरीन होती है। आप गुड़ दे सकते हैं घी के साथ, लड्डू के साइज़ वाला बना के, ताकि बकरियों की सेहत बेहतरीन रहे। और बकरियों के बच्चे अक्सर मर जाते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से, माहौल में किसी किस्म का तनाव आने की वजह से, माँ को कोई चोट लगने की वजह से। तो इन चीज़ों का भी आपने लाजमी ध्यान रखना है। मौसम की शिद्दत को, सर्दी गर्मी को, जो तरह तरह की बीमारियाँ हमलावर हो जाती हैं, इन सब का ध्यान रखना है आपने। उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जो बच्चे हैं उनकी खुराक और अद्वियात अलग अलग होती है, इनको आप अलग अलग रखें। हमेशा पोर्शन बना के रखें, हिस्से बना के रखें। हामला बकरियां एक तरफ, जवान बकरियां एक तरफ, छोटे और बड़े बकरे एक तरफ और छोटे बच्चे एक तरफ। साल में आपने चौथे और 5वें महीने, और फिर उसके बाद यानी अप्रैल और मई, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में 2 मरतबा बकरे छोड़ा करें, ताकि जब बच्चे इनके पैदा हों तो उस वक़्त मौसम एक नॉर्मल और मोतदिल किस्म का मौसम हो, ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो उस वक़्त और ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस वक़्त। और अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए कि मौसम में बाज़ किसी किस्म का तनाव आने की वजह से, दर्जा हरारत ऊपर हो जाने या नीचे हो जाने की वजह से, या बाज़ बारिशों की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसले शुरू हो जाते हैं, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी आपके जानवरों में आ जाता है। तो इसके लिए आपके पास कुछ अद्वियात लाजमी होनी चाहिए। अगर खुराक आपकी ख़राब हो जाए, जो आपने खुराक अंदर स्टोर की हुई है, चाहे वो वंडा है, कंसनट्रेटेड फीड है, या सब्ज़ चारा आपने रखा हुआ है, या साइलेज आपने रखा हुआ है, तो इस सूरत में आपके पास मिलस्टेट लाजमी होना चाहिए। अगर फंगस या फफूंदी वाली खुराक वो जानवर आपके खा जाते हैं, तो आपने मिलस्टेट उनमें 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से उनमें इस्तेमाल करना है। क्योंकि फंगस जो होता है, इससे जानवरों में सांस के मसले बाद में शुरू हो जाते हैं। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी के लिए आपके पास ब्रूफेन का सिरप, इबुप्रोफेन का सिरप, कैलपोल का, पेनाडोल का, या डिस्प्रिन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और ये जो ब्रूफिन का आप सिरप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके जानवर को बहुत ज़्यादा बुखार हो तो पहले दिन उसमें 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें, और कम से कम 5 घंटे के लिए आपने ये पानी देना है। दूसरे दिन 1 सीसी 2 लीटर में, तीसरे दिन 1 सीसी 3 लीटर में। अगर पट्ठों की रंगत में तब्दीली हो जाए, जिसम में विटामिन ई और सेलेनियम की कमी हो जाए, या पेट में पानी पड़ जाए, तो आप उस सूरत में विटामिन ई, सेलेनियम लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके पास कुछ इंजेक्शंस, कुछ एंटीबायोटिक्स लाजमी होनी चाहिए, मसलन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की। बैक्टीरिया यानी जरासीमों के हमले की सूरत में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास विटामिन बी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का पट्ठों में कमज़ोरी वाक़ हो जाती है, तो आपके पास सिरिंज मौजूद होनी चाहिए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपके पास विटामिन बी कम्प्लेक्स भी मौजूद हो, सिरिंज भी मौजूद हो, और आप अपने जानवर के पट्ठों में टीका ना लगा सकें, ताकि उसका वज़न बाद में बढ़ना शुरू हो जाए, उसके अंदर जो जरासीम है वो मरना शुरू हो जाए। जेंटामाइसिन बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, ये आप अपने फार्म पर रखा करें। एमीवाई कम रखें, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डिवर्मिंग के लिए कीड़े मार अद्वियात रखें, चाहे वो अल्बेंडाजोल उसमें साल्ट शामिल हो या लिवामिसोल साल्ट शामिल हो। और इसका तरीका इस्तेमाल ऊपर लिखा होता है। विटामिन के और जिंक होना चाहिए, क्योंकि खून अगर कहीं पे बह जाए या किसी किस्म का कोई मसला बन जाए, तो उस जख्म को भरने में या काक्सी और डिबीकिंग के दौरान या स्ट्रेस की हालत में विटामिन के का और जिंक का आपके पास होना ज़रूरी है। विटामिन सी मौजूद होगा तो मौसम में या दर्जा हरारत में या पकड़ दकड़ की वजह से या जानवरों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने की वजह से उनमें जो स्ट्रेस आ जाएगा, तो आप उनको विटामिन सी पिला के या खुराक में शामिल करके और उनके इस तनाव को ख़त्म कर सकते हैं।
आपके पास जानवर डॉक्सीमैक्स को सी हो मुंतखब कर और लेते हैं इसमें निशान कोलिस्टिन और लगाकर ट्राइलोसिन और होती है उसको या अलहदा कर लेते डॉक्सीसाइक्लिन, हैं ये दो ताकि तीन किस्म बाद की में किसी एंटीबायोटिक्स किस्म आपके की पास उलझन लाजमी होनी या चाहिए। ये परेशानी का शिकार साल्मोनेला ना के हो। खिलाफ बहुत अच्छी तरह काम अपने करती गोट हैं फार्म पे और भी 2 दूसरे जो दांत 4 जरासीम दांत हमलावर हो हामला जाते हैं उनके बकरियां खिलाफ बड़ी अच्छी अवेलेबल तरह हैं। काम करते हैं। अगर 7 से आपके 8 माह की बकरी बकरी का की हाजमा कीमत खराब हो गया है, 14,000 से उसका पेट 15,000 खराब हो तक की गया है, रेंज वो में सही है। तरह से खाना नहीं खा रही, हामला आप बकरियां उसको 2 जो कुछ दांत भी देते हैं, चाहे वंडा दें, हे यानी दें, कुछ प्रेग्नेंट भी दें, बकरी वो की सही तरह से कीमत नहीं खा रही, तो आपके पास 18,500 कार्बोनेटेड तक की मिक्सचर रेंज में मौजूद है होना और चाहिए। ये नॉन इंसानों में भी प्रेग्नेंट इस्तेमाल बकरी होता 2 है और ये दांत बकरियों में भी इस्तेमाल होता है। आपके 17,500 की पास रेंज में है। इंट्रोफ्लॉक्स 4 एंटीबायोटिक्स होनी दांत चाहिए, नॉन एडिक्ट यानी कि प्रेग्नेंट मल्टीविटामिन्स आपके पास 20,000 फार्म पे और मौजूद होने प्रेग्नेंट चाहिए। 4 और दांत अगर 22,000 एक और तक की रेंज तरीकाकार है में भूख बढ़ाने अवेलेबल का, है। अच्छी अफजाइश करने का, कि आपके पास पिछली अंगूरी वीडियो सिरका होना के चाहिए अंदर या एक सेब का भाई ने सिरका सवाल मौजूद होना पूछा हुआ चाहिए। था कि गोट फार्म पे फार्मिंग अगर चराई पे कीड़ियाँ करें वगैरह आ या उनको जाती हैं खुश्क चारा तो उस दिया सूरत जाए। में आप कोपिक्स पाउडर का चराई इस्तेमाल के करें, भी ब्लीच का फ़वाइद और इस्तेमाल करें, नुकसानात जरासीम हैं कुछ और अद्वियात खुश्क फार्म चारे पे के होनी भी कुछ चाहिए फ़वाइद और ताकि नुकसानात हैं। आप वक्तन अगर आप फ़ौक्तन गोट उनका फार्मिंग स्प्रे चराई पे कर करके रहे हैं अपने फार्म के तो ऊपर आपको जरासीमों पता की होना तादाद चाहिए को कि कम आपके रख जानवर सकें। की तो ग़िज़ाई बतौर ज़रूरत फार्मर क्या आपको है। इन बातों का ध्यान रखना आपको पड़ता है फीड बैलेंस का क्योंकि पता आप होना चाहिए। नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं अगर कर आप सकते, चाहे उसको आपकी घंटों छोटी से चराई छोटी करवा गलती की रहे वजह हैं से और वो हो जानवर की ग़िज़ाई या फिर ज़रूरत वो माहौल की पूरी वजह नहीं से कर हो, पा रहे तो आपको वो बहुत उनका बड़े उसके लिए नुकसान कुछ ना से कुछ ज़रूर आप करना पड़ता है दुचार कि हो सकते आपको हैं, नुकसान। जिसमें दूध तो की अगर मैं कमी, बकरियों की वज़न में फिजिबिलिटी कमी, रिपोर्ट के बारे में देर बात से करूं हीट तो में मैं उसमें आना और बताता चलूं कि सेहतमंद बकरियों बच्चों की का ना खरीदारी, होना। शेड की तामीर से लेके बकरियों की सबल चारा खुराक, खाने से अमले के जो जानवर अपना पेट तो अखराजात भर होते हैं लेता और है, दीगर अखराजात हम लेकिन उसकी फिजिबिलिटी ग़िज़ाई अज़्ज़ा रिपोर्ट अगर में पूरे शामिल ना हों करते तो हैं इन और नुकसानात से फिर हम दुचार हो सकता आमदन है। का तजिया पेट करते भरने के हैं कि साथ-साथ चूँकि पहले, सब चारे के दूसरे अंदर और पानी तीसरे की साल मिकदार भी बहुत हम ज़्यादा होती कितनी है, जिससे लागत पेट भर लगाएंगे, जाता है यानी कि और हमारा दीगर कितना बीमारियों का पैसा शिकार हो लगेगा सकता है। और इससे हमें कितना खुश्क चारे का मुनाफा आने फ़ायदा वाला ये है। है इसमें हमेशा तमाम ग़िज़ाई फार्मर अज़्ज़ा मौजूद इस होते जगह हैं पे फार्म तमीर और करता है इसके जहाँ पे बाद उसको जानवर को तमाम प्यास भी बुनियादी लगती है सहूलियात और मैसर पानी भी होती हैं। पीता है, जिससे इसकी दोनों ज़रूरत पूरी हो और जाती याद हैं। रखें, फार्मर हमेशा खुश्क तब चारे मार के अंदर खाता है अगर जब आपको गलत खुश्क जगह का चारा दे रहे इंतखाब हैं तो करता इसके है। साथ-साथ बकरियों आप की थोड़ी-सी अच्छी जगह नस्ल पे नहीं लूसन लेता, लगा लें, बर वक्त उसको काट कर वैक्सीनेशन नहीं खुश्क कर लें, करवाता, हे बना लें। रोज़ाना की इसके बुनियाद पर अलावा बकरियों खुश्क की चारे सेहत को में चेक आप नहीं करता, वो भूसा गुरेज और करता तूड़ी रहता को है, भी इस्तेमाल बच्चों में की ला सकते पैदाइश हैं, पर जो कि उनकी प्रोटीन का इंतहाई बेहतरीन ज़रिया निगहदाश्त है। नहीं करता, उसकी इस यही तरह छोटी के छोटी ढेर सारे गलतियाँ सवालात हैं उसे आपके जिनकी नुकसानात मैं से दो कोशिश चार करती करती हूँ हैं। कमेंट्स में जवाब देने मिसाल के की तौर पर हम और सिर्फ इसके 50 अलावा भी बकरियों से तमाम काम सवालात का के आगाज़ करना चाहते जवाबात हैं, पर 50 एक बकरियों से तफसील गोट से फार्मिंग का वीडियो आगाज़ करना बनाऊंगी, चाहते हैं, तो चैनल उसके लिए पर मैं अपलोड रिकमेंड कर करूंगा दूंगी। कि आप 15 बाई आपके 35 का तमाम शेड तामीर सवालात करें, मेरे लिए मोतबर 15 हैं फुट और उसकी चौड़ाई इनके रखें, जवाब देना 35 फुट मेरा उसकी लंबाई फ़र्ज़ है। रखें। इसमें जो आप वीडियो गार्डर, अच्छी लगे बाले, तो सरूट, इसको शेयर मट्टी, लिपाई, कीजिएगा और परनाले, लाइक खुरलियाँ, कमेंट के चारदीवारी, साथ-साथ चैनल मजदूरी, को सालाना सब्सक्राइब खुराक, करके मेडिसन, बेल बकरी की आइकन कीमत, दबाना ना बिजली के बिल भूलिएगा। और 6 महीने के मैं बाद जो कोशिश बच्चे करती पैदा हूँ होते कि हैं उनके फार्मर तमाम हज़रात के अखराजात को लिए शामिल करें। मालूमाती वीडियोज़ 15 बाई अपलोड करती 35 रहूँ। लंबाई चौड़ाई का इंशाअल्लाह जो शेड आने होगा वाले उसमें दिनों कम में से और कम भी आप 7 मालूमाती गार्डर लगाएंगे, वीडियोज़ आपको 4.5 से देखने में 5,000 की मिलेंगी। लागत का एक फ़ी गार्डर अमान लगा अल्लाह। लें आप, तो आपका 35,000 रुपया सीधा सीधा इस पे लग जाएगा। 118 से 120 बाले इस एरिए में लगेंगे और 200 रुपये भी इसकी एक ही कीमत चार्ज करें तो 24,000 रुपये इस पे लग जाएगा। सरूट या चराई जो इस्तेमाल करेंगे, जो मट्टी इस्तेमाल करेंगे, जो लपाई आप इस पे इस्तेमाल करेंगे, ये इस पे आपका कम अज़ कम 4,500 रुपये इस पे लग जाना है। आप उस पे परनाले इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगर 100 रुपये फ़ी परनाला भी आप कास्ट करें तो उस पे आपका 200 रुपये लग जाएगा। 50 बकरियों के लिए कम अज़ कम 10 खुरलियों का बंदोबस्त करेंगे जो 4.5 फुट उनकी लंबाई हो, तो एक खुरली अगर आपको 2500 रुपये की पड़ती है तो 10 खुरली पे आपके 25,000 रुपये इस चीज़ का लग जाएगा। चारदीवारी आप टी और गार्डर वगैरह रख के उसके साथ आप ये खारदार तार लगाना चाहते हैं या लकड़ी की बनाना चाहते हैं या सीमेंटेड बनाना चाहते हैं, तो अगर आप नॉर्मल चारदीवारी बनाते हैं तो 50,000 रुपये आपका इस चीज़ पे लग जाएगा। एक मज़दूर को अगर आप 18,000 रुपये मज़दूरी दे रहे हैं तो उसका सालाना 2,16,000 रुपये बन जाएंगे। अगर एक जानवर रोज़ाना 13 रुपये की खुराक खाएगा तो सालाना उसकी 2,34,000 की फीड बन जाएगी। मेडिसिन आप 12,000 की कम अज़ कम लग जाएगी, महीने की 1,000 रुपये की भी मेडिसिन अगर आप लगाएं नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी के लिए। बकरी की कीमत आपको 8 लाख तक पड़ जाएगी अगर 16,000 की फ़ी बकरी आपने ली है। 6 महीने के बाद बच्चे का खर्चा साल तक का जब तक वो हो जाता है, रोज़ाना अगर आप 10 रुपये भी लगाते हैं तो सालाना उसका 1,80,000 रुपये उसके ये बन जाते हैं। प्रॉफिट अगर आप देखना चाहें तो अगर 50 बच्चे हैं, फ़ी बच्चे का अगर आप फ़ी बकरे का रेट 23,000 रुपये लगा रहे हैं तो 11,50,000 रुपये उसको आपसे प्रॉफिट आएगी। तो इसमें आपका 4,30,600 रुपये आपको घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि आप जो अखराजात लगा रहे हैं वो कम अज़ कम 16 लाख तक है और आपको इसमें से घाटा कम से कम जो है ना वो 4 लाख के लगभग आपको पड़ रहा है। अगर ये 50 बच्चे होते हैं, अगर 75 बच्चे होते हैं तो फिर आपको 1,44,000 के लगभग फ़ायदा हो जाएगा, तकरीबन को 1.5 लाख के लगभग। अगर 100 बच्चे आपको मिलते हैं तो इसमें आपको 7 से सवा लाख तक का फ़ायदा मुमकिन है। तो ये डिपेंड
डिपेंड इस चीज़ का पे करता है कि जो दूसरी नस्ल चल रही है उसमें बच्चों की तादाद कितनी हासिल हुई है।
नॉर्मली आम तौर पे यही होता है कि पहले साल इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। पहले साल आप जितना पैसा लगाते हैं उसमें से आपको 10 से 15% बाज़ का 20% आपको नुकसान हो जाता है। और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत वो लोग होते हैं कि जिनकी बकरियों को कोई मसला नहीं बनता, कोई खुराक की शार्टेज नहीं होती, अमवात नहीं होती, तो उनको पहले साल क्या होता है कि 10%, 20% या 25% मुनाफा हो जाता है। तो दूसरे साल से मेरे हिसाब के मुताबिक 40 से 50% के दरमियान उनको मुनाफा होता है। और तीसरे चौथे साल से उनको हकीकी मुनाफा होना शुरू हो जाता है। फिर वो इस काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आगाज़ में आपने सारी चीज़ें ख़रीदी होती हैं, आपने ज़मीन ख़रीदी होती है, बाड़ लगाई होती है, दरख्त लगाए होते हैं, चारा लगाया होता है, जानवरों की आपने कास्ट दी होती है, मजदूरी दी होती है, बिजली फार्म के तमाम अखराजात आपने वो बर्दाश्त किए होते हैं। तो इसलिए पहले साल आपको कम फ़ायदा हासिल होता है दूसरे तीसरे चौथे साल की निस्बत। तो ये याद रखें, अंदर जो खुरलियाँ आप लगाते हैं कोशिश करें वो सीमेंट वाली लगाया करें। अंदर की जानब सीमेंट वाली खुरली लगाने का मकसद ये होता है कि जब गर्मी का मौसम हो, दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, तो उस वक्त वो जो सीमेंट वाली खुरली होती है उसके अंदर पानी थोड़ा सा उसका दर्जा हरारत बरकरार रहता है। बाहर की जानब जो आप खुरलियाँ रखें उनको लकड़ी वाले रखें, नीचे की जानब टायर रखें, ताकि आप एक से दूसरी जगह उसको लेके जा सकें। और जब आप जानवर ख़रीदें, चाहे मंडी से ख़रीदें, देहात से ख़रीदें, दोस्तों से ख़रीदें, रिश्तेदारों से ख़रीदें, उसमें आपने लाजमी देख लेना है कि किसी किस्म का कोई नुक्स ना हो। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये रहती है कि एक टाइम पे बकरियों को चराई करवाया करें और दूसरे टाइम पे आप उनको चारा दिया करें। जब भी आप बकरियां ख़रीदें उनसे कोशिश किया करें वो बकरी ख़रीदें जो गब्बन हो, जो जवान हालत में हो, या अगर उसके बच्चे भी हैं तो वो एक ही बार या 2 बार सुई हो। माँ बाप का रिकॉर्ड ले लें, बकरी का हैवाना आप लाजमी तौर पे चेक किया करें। रोज़ाना अगर आप 100 किलो सब्ज़ चारा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्फ़ाल्फ़ा लगा लें, लूसर लगा लें, हे लगा लें। 2 एकड़ ज़मीन उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। 1 एकड़ में आप रोड ग्रास लगा लें, 1 एकड़ में बरसीम, लूसन वगैरह लगा लें। बकरियों से हम तजारती तौर पे गोश्त, दूध, जिल्द या रेशा यानी फ़ाइबर की पैदावार लेते हैं। पाकिस्तान के मौसम यानी आबो-हवा के लिहाज से बकरियों से गोश्त और दूध की पैदावार इंतहाई मुनासिब और फ़ायदेमंद अमल है। आजकल पाकिस्तान में भेड़ और बकरियों का कारोबार बहुत आम है, बहुत मकबूल है और बहुत से लोग इस कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हैं। छोटी जिसामत और अच्छी मिक़दार में दूध और गोश्त की पैदावार की वजह से ये कारोबार काफ़ी ज़्यादा शहूरियत का हामिल है। इसलिए थोड़े पैमाने पर और थोड़ी ज़मीन पर मुनासिब रकम में इस कारोबार से कुछ इजाफ़ी आमदनी की तवक्को की जा सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में गोट फार्मिंग के फ़वाइद क्या क्या हासिल होते हैं। बकरियों का मवेशियों से मुवाजना किया जाए तो बकरियां कदरे कम कीमत पर ख़रीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती है। दूसरे जानवरों की निस्बत इनकी देखभाल भी कदरे आसान है। बच्चे देने का अमल दूसरे जानवरों की निस्बत काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है और इनकी हमल की मुद्दत भी काफ़ी कम होती है। आप बड़ी मिकदार में मसनूआत की बहुत सी इकसाम मसलन गोश्त, दूध, जिल्द, फाइबर, रेशा वगैरह इससे ले सकते हैं। बकरियां कम मयारी खाना खाकर भी रहन सहन कर लेती हैं, गुजर बसर कर लेती हैं और इंतहाई बुरे हालात में कम मिकदार में चारे पर भी गुजारा कर लेती हैं। आप दूसरे मवेशियों और फसलों की पैदावारों के साथ साथ बकरियों का काम आसानी से चला सकते हैं। बकरियों का कारोबार आसान और सादा है, हत्ता कि बच्चे और घरेलू खवातीन भी बकरियों की अच्छी परवरिश कर सकती हैं, उनकी एहतियात अच्छे तरीके से कर सकती हैं। मार्केटिंग के हवाले से इस कारोबार में परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में दूध और गोश्त, जिल्द, रेशा वगैरह की मांग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में गोट फार्मिंग एक इंतहाई शानदार कारोबार के तौर पे समझा जाता है, एक बहुत अच्छे मॉडल के तौर पे समझा जाता है। मकामी मांग के अलावा आपके इलाके में इन चीज़ों की मांग के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी गोट फार्मिंग के प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा मांग है। गोट फार्मिंग पर निस्बतन कम लोग यानी कम लेबर चाहिए होती है और एक बड़े मवेशी के लिए जितनी जगह चाहिए होती है इतनी ही जगह में आप 10 बकरियां पाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपने पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग का आगाज़ कैसे करना है। सबसे पहले सबसे अहम चीज़ फार्म के लिए जगह का इंतखाब। एक ऐसी मुनासिब जगह का इंतखाब करें कि उसमें तमाम सहूलियात मुहैया हों, साफ़ और ताज़ा पानी मुहैया हो, सब्ज़ाज़ार जगह मुहैया हो जहाँ पे वो चराई करे, चल फिर सके, उसके लिए एक बहुत सेहत अफ़ज़ा माहौल हो। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए आपके पास मार्केट पास होनी चाहिए। बाज़ का डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, चारा शार्ट हो जाता है, चारे का बंदोबस्त करना पड़ता है। करीबी मार्केट होनी चाहिए, करीबी मंडी होनी चाहिए जहाँ पे आप बकरियों को बेच सकें, बकरियाँ ख़रीद सकें। आप बकरियों से कौन सी मसनूआत या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इस चीज़ का आपने फ़ैसला कर लेना है कि दूध, गोश्त, जिल्द, रेशा में से कौन सी चीज़ आप मार्केट में बेचेंगे। मेरे हिसाब से गोश्त और दूध पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे।
नस्ल के लिए आप अच्छी नस्ल रखें और अच्छी सेहत वाली बकरियों का इंतखाब करें, क्योंकि हमेशा यही बकरियां आपको फ़ायदा देंगी जिनकी नस्ल अच्छी हो। चाहे वो मक्खी चीनी हो, बर्बरी हो, बीतल हो, पाक अंगोरा, डेरा दीरपना, चेपेर, अलकानेरी, गमोरी, लेडी, कागानी, नाची, हरासानी, टपरे, कपला, कागानी बकरियां कोई भी आप इसमें रखें। इनमें दूध और गोश्त की अलग अलग नस्लें होती हैं। आप टेडी, बीतल, मक्खी चीनी बेहतरीन नस्लें, इनमें से किसी का भी इंतखाब आप कर सकते हैं। जब आप रिहाइश की बात करें तो घरेलू पैमाने और कमर्शियल पैमाने की रिहाइश में फ़र्क होता है, ये बात याद रखना। हमेशा एक मजबूत रिहाइशगाह बनाएं, एक मजबूत शेल्टर बनाएं जिसमें दर्जा हरारत, मौसम, बारिशें, सर्दी, गर्मी और हवा जैसे अनासर को लाजमी मद्देनज़र रखें। खुराक की बात करूँ तो वैसे तो बकरियाँ तकरीबन बहुत सारी चीज़ें खाती हैं, लेकिन सब्ज़ चारा और पत्ते उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। कुदरती ग़िज़ाओं में दरख्तों के पत्ते, बग़ैर फली वाले पौधे, ताज़ा दालें, फूल, अनाज, घास, जड़ी बूटियाँ, साइलेज, सूखे पत्ते, फल, मकई और इस तरह की दूसरी चीज़ें बकरियां बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। कोशिश करें कि कुछ मिनरल्स और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा इनकी खुराक में लाजमी शामिल किया करें। सबाबूल, बरसीम, जंडी, चेरी, नीम इस तरह के दरख्त लगा लें। इनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक इनकी ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं, जो ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। ब्रीडिंग या नस्ल कशी आप दो तरीके से करते हैं, या तो कुदरती तौर पर या मसनूई नस्ल कशी, दोनों में से किसी में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है दोनों में। लेकिन कुदरती जो नस्ल कशी होती है, मैं ज़्यादा वही रिकमेंड करता हूँ, मैं वही सुजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर। इसलिए सेहतमंद और बीमारियों से महफूज बकरियां आपने रखनी है, उनकी अच्छी निगरानी करनी है। अगस्त से लेके मार्च तक के महीने नस्ल कशी के लिए बेहतरीन होते हैं। अच्छी नस्ल कशी के लिए आपने बहुत बेहतरीन किस्म के ब्रीडर का इंतज़ाम करके रखना है। उनको आपने अलग से खुराक देनी है। चारे की जो जगह होती है वो उसको साफ़ सुथरा रखना है। आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा बढ़ने ना पाए। चारा बहुत ज़्यादा देर तक ज़मीन के साथ टच ना रहे, दीवार के साथ जुड़ा ना रहे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हवा दरमियान में जैसे नहीं गुजरेगी और उसके ऊपर फंगस बनना शुरू हो जाएगी, फफूंदी लगना शुरू हो जाएगी, मोल्डी खुराक हो जाएगी। और वो जैसे ही जानवर खाएगा उसका जिगर काम करना बंद कर देगा, उसकी जो सांस की नाली है, उसकी आगे जो हवा की थैलियाँ हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, फेफड़े ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और सांस का अर्जा लंबे अरसे तक उसमें बरकरार होना शुरू हो जाएगा। आपने केयर और मैनेजमेंट, इसकी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, जो अद्वियात हम अपने वक्त पे देते हैं, वो डॉक्टर से ले लेनी है, या आप इस काम का आगाज़ करने से पहले किसी दूसरे गोट फार्म के ऊपर आपने कुछ अरसा लगा लेना है, ताकि आपको पता चले कि जब इनकी फीडिंग करवाई जाती है तो उस वक्त किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर की सहूलत आपके पास होनी चाहिए। और आप अगर किसी दूसरे कारोबार से भी मुंसलिक हैं, तब भी आप इजाफी आमदनी के लिए गोट फार्मिंग का आगाज़ कर सकते हैं। बीमारियों से महफूज रखने के लिए हवादार कमरे या फार्म का बंदोबस्त रखना। अपने दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो ठंडक का बंदोबस्त रखना है। मुकर्रर वक्त पे हिफाजती टीके का शेड्यूल होना चाहिए। जिसमें कीड़े पड़ जाएँ तो कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करना है। नमक बकरियों को आगे लाजमी पड़ा होना चाहिए। बीमार बकरियों को सेहतमंद बकरियों से अलग रखना है। अपने बीमारी की समझ ना आए तो फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना है। मल्टीविटामिन, ताकत वाली अद्वियात का इस्तेमाल जारी रखना है। सर्दियों में खुराक का बंदोबस्त रखना, क्योंकि सर्दियों में बाज़ का ऐसा होता है कि बारिशें होने की वजह से चारे की कमी हो जाती है और आपके पास इजाफी खुराक है की फार्म में हो या वनडे की फार्म पे हो, वो लाजमी मौजूद होनी चाहिए। याद रखें कि हमेशा मायारी बकरियां बकरे खरीदें जिनके वालिदैन अच्छी नस्ल के हों, बीमारियों से पाक हों और आगे उनकी औलाद भी बेहतरीन नस्ल की हो, क्योंकि मायारी नस्ल ही आपको आपकी मेहनत का मुस्बत नतीजा फ़राहम कर सकती है। और वज़न बढ़ाने के तमाम हरबे जो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, वनडे की फार्म में अद्वियात लगा लो, डॉक्टर से मशवरा कर लो, प्रोटीन दे दो, ये तमाम हरबे तभी कामयाब होंगे जब आपके पास नस्ल अच्छी होगी, नहीं तो आपको नाकामी होगी। बकरियों को कम से कम 7% क्रूड प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आपने वो रोज़ाना फ़राहम करनी है। वो चाहे आप मकई के दाने की सूरत में फ़राहम करें या जौ के ज़रिए फ़राहम करें या फिर गंदम के ज़रिए दें, क्योंकि अकेले सब्ज़ चारा या बरसीम वगैरह प्रोटीन की इस मिकदार को पूरा करने में नाकाम हो जाएगा और जिस्म की बाकायदा नशोनुमा और क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई उस तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रोटीन का बहुत ही अहम किरदार है, प्रोटीन बहुत अहम जुज़्व है। इसलिए हम सोयाबीन या कॉटन सीड मील का भी इस्तेमाल करते हैं। बकरियों को फरबा करने के लिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नमक, पोटाशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बाज़ार में अच्छे वेटनरी स्टोर से इन मिनरल्स का आपको एक बैग मिल जाता है। बाज़ का तो वो आपको 20 किलो का, 25 किलो का या 30 केजी तक, बाज़ का तो वो 50 केजी का भी एक बैग मिलता है। या आपने इसे ख़रीद लेना है और उसके ऊपर जो हदायत लिखी हुई है, जो डोज़ लिखी हुई है, या आपने पानी के ज़रिए उन्हें देना है या खुराक में मिक्स करके देना है, ये सिरिंज के इस्तेमाल से देना है या फीड चारे में मिक्स करके देना है, वो उसके मुताबिक आप देख लेंगे। खुराक और पानी के बर्तन आपने वहाँ पे पूरे रखने हैं और बर्तनों की आपने बाकायदा सफाई करवानी है।
क्योंकि ज़्यादा देर पानी इकट्ठा रहे अगर बर्तनों के अंदर, या खुराक ज़्यादा देर पड़ी रहे, जानवर उसे खाए ना, तो उसको भी वो भी नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाती है और जानवर में बीमारियों का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। छोटे जानवर जो होते हैं उनको बड़ों से अपने अलग रखना है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि तमाम जानवरों के अलग-अलग आप अगर पेन बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमेशा छांटी को जारी रखें। छांटी में क्या शामिल होता है कि अगर आप एक बकरी की आँख ख़राब देख रहे हैं या बकरी को मुँह से राल टपक रही है, तो उसको अलग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने उसको अलग ना किया तो यही मसला दूसरों में भी लगना शुरू हो जाएगा। एक का अगर पाँव ख़राब है, खुर ख़राब है या पेट में अफारा है, गैस बन गई है, तो वो उसको भी अगर आप अलग नहीं करेंगे, दूसरे जानवर उसके ऊपर पाँव वगैरह रख सकते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए। फीडिंग का तरीकाकार जो आप रख रहे हैं, चाहे आप उन्हें चराई करवा रहे हैं या आप उन्हें स्टॉल फीडिंग करवा रहे हैं, एक मुकर्रा वक्त होना चाहिए। दरमियान में भूख उन्हें लाजमी लगवाया करें। पानी की कम से कम 3 से 4 मरतबा तब्दीली किया करें। गर्मियों में ऐसा होता है कि हम पानी तब्दील करते को नहीं। जब पानी का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जानवर उस तरह से उसको पी नहीं सकता, वो बोल के तो हमें बता नहीं सकता। तो हमें अपना जहन इस्तेमाल करके उस पानी को बार बार तब्दील करना है। हफ्तावार उन खुरलियों को तब्दील करना है, हफ्तावार खुरलियों की सफाई करवानी है, उस पानी को तब्दील करते रहना है, फंगस नहीं नीचे लगने देनी। वर्जिश करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से उनका जो मैदा होता है वो ठीक काम करने लग जाता है। जो जिगर होता है बकरे बकरियों का, उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जो अमोनिया गैस अंदर बनना शुरू हो जाती है, जिस वक्त जानवरों का फुजला काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पड़ जाता है, तो अंदर जो आपने बिछाली बिछाई होती है उसके ऊपर मिंगने पड़ने की वजह से या उनका उनका यूरिया पड़ने की वजह से उनमें गैस बनना शुरू हो जाती है जो आंखों को चुभने लग जाती है। यही गैस जब हमारी आंखों को चुभने लग जाती है तो जानवरों को ये दुगनी मिकदार में मुतासर करती है। उनकी आंखें वगैरह सूजना शुरू हो जाती हैं, उनकी पलकें सूजना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि हमेशा हमेशा इस चीज़ को आपने तरजीह देनी है कि जो नीचे बिछाली है, जो नीचे बिछाई है या बरादा है, उसको आपने खुश्क रखना है। तीसरे से चौथे दिन या पाँचवें दिन पे जाके अगर उस आपने ऐसा मटेरियल वहाँ पे नीचे बिछाया हुआ है कि उसमें आपको रैकिंग की ज़रूरत है या सारे के सारा तब्दील करने की ज़रूरत है, तो वो लाजमी तब्दील किया करें। दर्जा हरारत और सर्दी गर्मी का आपने उसमें ध्यान रखना है। किसी भी किस्म का कोई तनाव, वो चाहे चूहे की वजह से है, न्योले की वजह से है, सांपों की वजह से है, ये उनकी सेहत को बड़ा मुतासर करता है, खाने पीने को मुतासर करता है। आप कोशिश किया करें कि जो दिन का ठंडा वक्त होता है, ठंडे वक्त पे ज़्यादा खुराक दिया करें, वो खाएगा उसको। वक्त पे आपने डिवर्मिंग करवानी है, क्योंकि डिवर्मिंग अगर नहीं करवाएंगे तो ये जो कीड़े मौजूद होते हैं जिसम में, अंतड़ियों के अंदर, मैदे के अंदर, जिस्म के दूसरे हिस्सों में, ये कीड़े क्या करते हैं कि बकरी बकरा जो खुराक खाते हैं उसके अंदर जो अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, नमकियात वगैरह, ये उन सब को कीड़े इस्तेमाल कर जाते हैं। बकरी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, सुस्त होना शुरू हो जाती है वो, और उसका वज़न भी उस तरह से नहीं आता। इसलिए जब भी आपको बिट्ठू में कीड़े नज़र आएँ, उनकी मिंगनों के अंदर कीड़े नज़र आएँ, या फिर आपको जानवर के जो है ना चाल ढाल को देख के ऐसा लगे कि इसमें कोई ना कोई दिन ब दिन कमज़ोरी पड़ती जा रही है, इसको सोखड़ा होता जा रहा है, तो उनको कीड़ों के लिए लाजमी चेक किया करें। महीने में 1 बार या 1.5 महीने में या 2 महीने में 1 मरतबा फ्लशिंग लाजमी करवाया करें। फ्लशिंग करवाने में क्या करते हैं आप चीनी के साथ सिरका इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप गुड़ का काढ़ा बना लेते हैं, या फिर आप चीनी के साथ बाज़ार से अच्छा फ्लशर ले लेते हैं। फ्लशिंग से क्या होता है कि इसकी अंतड़ियों की, इसके मैदे की एक मरतबा सफाई होती है, जिस्म से टॉक्सिन निकल जाता है। बर वक्त आप एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया करें। एंटीबायोटिक लाजमी नहीं कि हमको बीमार हुई है बकरी तो तब भी चलाएं। एंटीबायोटिक के ऊपर हफाजती तौर पर, यानी बीमारियों से बचाव के लिए भी डोज़ होती है। उस डोज़ का इस्तेमाल करके अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो 6 महीने में कम से कम 1 मरतबा एंटीबायोटिक का कोर्स 4 से 5 दिनों के लिए लाजमी करवाया करें। वक्त पे इसकी एंटीरोटॉक्सीमिया की या पीपीआर की जो वैक्सीन है, वो जो दूसरी वैक्सीन है जिनका मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा, वो आपने लाजमी वैक्सीन इनके अंदर करवानी है। शेड के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होने की सूरत में हबस बढ़ जाता है, फिर भी उनकी नशोनुमा वैसे नहीं होती। हमेशा एक जैसी नस्ल का आपने इंतखाब रखना है। बायोसिक्योरिटी को आपने बहुत ज़्यादा तरजीह देनी है। बायोसिक्योरिटी मैं किन चीज़ों को कहता हूँ कि जब भी आप अपने जानवरों को के पास जाएं, आप बाहर की जनाब डिटोल से एक डिप बना लें, उसमें अपने पाँव को, हाथ को वहाँ पे वॉश करके, साफ़ करके फिर अंदर जाया करें। कोशिश करें कि कपड़े जूती वगैरह तब्दील करके उनको आप हैंडल करें। जितना ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे और जरासीम कुशी करेंगे, जरासीम कुश अद्वियात का वहाँ पे स्प्रे करेंगे, कीड़े मारने का स्प्रे करेंगे वहाँ पे, उतना ज़्यादा आपके जानवर महफूज रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होने वाला है। और जब हम इस कारोबार का आगाज़ करते हैं कि हम बकरे ले लें, उनको हम फ़रबा करें ईद से पहले, रमज़ान मुबारक में, या बड़ी ईद से को महीना 1.5 या 2 महीने, 3-4 महीने पहले ले लें, उनको फ़रबा करें हम, और कम कीमत में ख़रीदने के बाद फिर हम उनको ज़्यादा दामों में फ़रोख्त करें। इस कारोबार का आगाज़ करते हैं
तो अमूमन हम अपने इलाके की निस्बत से पहाड़ी, मक्खी चीनी, बीतल, कामोरी, दामानी, कजली, कागानी, डेरा दीनपना, देसी सिंधी और बाबरी वगैरह की नस्लों का इंतखाब करते हैं। ईद से पहले बकरों की ख़रीदारी करके 3 से 4 महीने उसके ऊपर लगाते हैं। उनको फरबा करके हम अच्छे दामों में फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जंतर लाजमी लगा होना चाहिए। जंतर खाने से बहुत जल्दी जानवर फरबा होते हैं। आपके पास गंदम की सहूलत होनी चाहिए, सरसों का तेल होना चाहिए, मक्खन होना चाहिए और काले चने होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप काट के, ये जंतर काट के, गंदम को पिसवा के, सरसों का तेल लेके, थोड़ी मिकदार में मक्खन लेके, काले चने भी आप थोड़े थोड़े पिसवा के, इन सबको मिक्स करके भी अगर आप उसके जिस्मानी वज़न के हिसाब से जितना आपके वो बकरे खा सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का वज़न उनके अंदर आएगा। बहुत जल्दी आपके वो जानवर फरबा होंगे। बाज़ कुछ दोस्त इस सोच में मुब्तला होते हैं कि यार हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग करें या फिर गोट फार्मिंग करें, डेयरी फार्मिंग करें या फिर हम शीप फार्मिंग करें। फ़ायदा किस में ज़्यादा है, किस फार्मिंग में कितनी जगह चाहिए, कौन सी फार्मिंग ज़्यादा मौसर है, किस में लगाई हुई रकम की वापसी ज़्यादा है। हर एक कारोबार के अपने अपने फ़वाइद और अपने अपने नुकसानात हैं। उनकी नौइयत बाज़ औक़ात एक जैसी और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही डेयरी और गोट फार्मिंग में भी होता है। तो मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर हम सतही तौर पर डेयरी और बकरी फार्मिंग में फ़र्क की बात करें तो डेयरी में हमारे पास गाय भैंस आती है और बकरियों में पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी नस्ल की बकरियां शामिल हैं। उनकी देखभाल और पालने के तरीक़ेकार अलग अलग हैं। बकरियां ज़्यादातर लोग चराते हैं और साथ स्टॉक फीडिंग भी करते हैं। खुद से चारा बनाकर भी देते हैं या सब्ज़ चारा लगाकर और फिर उसको काट कर या उसमें चराई करवा के बकरियों को पालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ देख के पैसा लगाने वाले ने खुद फैसला करना है कि उसने किस तरफ जाना है। अब अगर कोई कहे कि बकरी छोटा जानवर और गाय भैंस बड़े जानवर है, उनका हम मुवाजना कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताता चलूँ कि इसके लिए लाइफ स्टॉक एक यूनिट है, एक इकाई है कि एक बड़ी गाय या भैंस 10 बकरियों के बराबर मानी जाती है। ये एक साइंसी इकाई है। एक गाय या भैंस को हम एक लाइफ स्टॉक का एक यूनिट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बकरी पॉइंट एक यूनिट होती है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम फ़ायदे की बात करेंगे तो इन बातों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर साइंसी बुनियाद पर डेयरी और गोट फार्मिंग के लिए ज़मीन की ज़रूरियात की बात करें तो एक भैंस या गाय को 30 से 35 स्क्वायर फुट छती हुई जगह और 100 से 120 स्क्वायर फुट खुली जगह चाहिए। जबकि बकरी को 12 से 14 या 5 से 6 या 6 से 10 स्क्वायर फुट आप छती हुई जगह और 20 से 25 या 24 से 30 स्क्वायर फुट खुली जगह देते हैं, जिसका दारोमदार इस बात पे होता है कि उसकी नस्ल कौन सी है। ये मैं स्टॉल फीडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर हम मुवाजना करें तो बकरियाँ अपनी जिसामत के हिसाब से गर्चा ज़्यादा जगह मांगती हैं। अब अगर हमने फार्मिंग करनी है तो हमने चारा बाहर से नहीं खरीदना। अगर चारा बाहर से खरीदेंगे तो उसका फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। अगर ज़मीन हमारी अपनी है या ठेके पर ली है तो इसमें हमें चारा ऑर्डर कौन सा उगाना है, कैसे उगाना है, इस चीज़ का लाजमी जायज़ा लेना है। जैसे कि बरसीम, चरी वगैरह हम गाय या भैंसों के लिए उगाते हैं। बकरियों को चराई या दरख्तों के पत्तों पर भी रख सकते हैं। ये उनके लिए सेहत के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन में लगभग 60 टन बरसीम या मकई आप उगा सकते हैं और इसमें हम 10 गाय या 100 बकरियां 1 साल तक पाल सकते हैं। 10 गाय या भैंसों को इस बरसीम के अलावा 50 किलो भूसा भी चाहिए होता है, जबकि बकरियों को बरसीम के अलावा भूसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अगर हम 1 हेक्टेयर में दरख्त लगा लें तो इनके पत्तों से हम लगभग 250 बकरियां यानी 250 बकरियां पाल सकते हैं, क्योंकि बकरियां दरख्तों के पत्ते ज़्यादा खाती हैं, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और अफजाइश भी बेहतर करती हैं। अगर बकरियों से ज़्यादा मुनाफा लेना है तो उसके लिए दरख्तों के पत्तों पर ज़्यादा दारोमदार करना होगा। 1 हेक्टेयर पर 470 से 510 दरख्त उगाए जा सकते हैं। एक बकरी के लिए 2 दरख्त साल भर के लिए काफ़ी है और अगर आप साथ दूसरा कोई और चारा या भूसा वगैरह दे तो यही 2 दरख्त 4 बकरियों को भी पाल लेंगे। 1 हेक्टेयर ज़मीन में 120 टन पत्ते मिल जाते हैं जिन पर हम 250 बकरियां पाल सकते हैं। ये ज़मीन और वसाइल का बहुत ही मौसर तरीन इस्तेमाल होता है। अगर फालतू पत्ते बचें तो उन्हें खुश्क करके मार्केट में भी हम बेच सकते हैं। आप जंडी, सबाबूल और नीम जैसे दरख्त लगा सकते हैं। 6 महीने के बाद उनकी पत्तियां बकरियों को खिलाई जा सकती हैं। एक बार काटने के बाद 1.5 महीने बाद दोबारा वही पत्ती कोशिश करें कि सबाबूल को सुखा कर बकरियों को खिलाएं या जंडी और नीम के पत्तों के साथ मिक्स करके दें, नहीं तो ज़्यादा मिकदार में सबाबूल टॉक्सन यानी जहर पैदा करता है। दरख्त उगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको। साथ साथ एक
तो अब बीमारियों का फैलाव रुक जाएगा, वबाओं में कमी हो जाएगी या बिल्कुल रोकथाम भी हो जाएगी। दूसरा, साया भी मुहैया होगा। गर्मियों में बकरियों को साए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बकरियों के लिए एक अच्छा सेहत अफ़ज़ा माहौल होगा और उससे लकड़ियाँ भी हासिल कर सकते हैं। तो जब हम मुवाजना करेंगे तो उससे हमारा नतीजा ये निकलेगा कि ज़मीन के फ़ी यूनिट के हिसाब से बकरियाँ हमें ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं, ज़्यादा मौसर कारोबार होता है। और अगर हम दरख्तों के साथ साथ झाड़ियाँ और घास फूस भी उगा लें तो ये और भी ज़्यादा बेहतरीन काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोट फार्मिंग बिल्कुल ही कामयाब रहे तो उसके लिए सबसे पहले मनसूबाबंदी करें, प्लानिंग करें, कापी पेंसिल पकड़ लें और इन तमाम कामों का तखमीना लगाएं जो आपने बकरियां लाने से पहले करने हैं। मसलन कितनी बकरियां रखनी है, कैसी जगह का इंतखाब करना है, सस्ती बाड़ के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है जो लंबे अरसे तक कायम रहे, चारे के लिए कौन सी फसलें उगानी हैं, कौन से दरख्त कितनी मिकदार में लगाने हैं, शेड की सिमत और साख्त कैसी रखनी है जो हर तरह के मौसम में बकरियों की अफजाइश के लिए मौजू रहे, कौन सी नस्ल का इंतखाब करना है जो इस इलाके के मौसम या आब हवा से मुताबिकत रखती हो, कौन सा ज़रूरी साजो सामान पहले से मुहैया रखना है और अद्वियात कौन सी मौजूद होनी चाहिए। नज़दीकी मार्केट में जाना है, दूध, गोश्त, रेशा, फुजला और बकरियों की जिल्द की कीमतों का पता लगवाना है और व्यापारियों से भी मिलकर बकरियों के बच्चों और बकरों की कीमतों का अंदाज़ा लगाना है। अब आपने गोट फार्मिंग के लिए जितनी ज़मीन का इंतखाब करना है वो ज़रखेज़ ज़मीन होनी चाहिए, बंजर ज़मीन ना हो, क्योंकि बंजर ज़मीन या ख़राब ज़मीन की फ़ी एकड़ में मुश्किल से 2 से 4 बकरियों का गुजारा होगा, जबकि एक बेहतरीन और अच्छी सब्ज़ाजार चरागाह का 1 एकड़ हिस्सा भी 8 से 10 बकरियों को पाल लेगा। घास के अलावा झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ भी बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। बाड़ की ऊंचाई कम अज़ कम 52 से 55 इंच तक रखें। ऊपर की जानब कंडे वाली तार लगानी है आपने और दरमियान में जगह आपने कम रखनी है क्योंकि बकरियाँ वहाँ से निकल जाती हैं। इसके अलावा हर 10 से 12 फुट के वक्फे के बाद गड़ा खोद कर इसमें डंडे, बांस या राड जैसी चीज़ लगानी है ताकि बाड़ मजबूत रहे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये बाड़ हमें ज़्यादा महंगी भी ना पड़े और पायदार भी। बेहतरीन जगह का इंतखाब करने के बाद देहात या मंडियों से ख़रीदारी करने के बाद आप उनके नाखन लाजमी काटेंगे जो आपने बकरे लिए हुए, हजामत करें, उनके सींग काटें, उनके खुर काटें। अफारा, गैस, लूज़ मोशन और बुखार का आपने बर वक्त इलाज करना है क्योंकि ख़रीदारी के बाद जब भी आप बकरे ख़रीदते हैं कि उनको हम फरबा करके बाद में बेचेंगे तो ये वाले मसाइल उनमें लाजमी आते हैं। अफारा हो जाना, उनमें गैस इकट्ठी हो जाना, लूज़ मोशन का लग जाना या बुखार का लग जाना, तो कुछ अद्वियात आपके पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए। मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल आगाज़ में ज़रूर किया करें, कुछ एनर्जी, कुछ ताकत की ज़रूरत होती है। एक और तरीकाकार बताता चलूँ कि जिससे बकरों को 3 ही महीनों में आप फरबा कर सकते हैं। आप ये वाले अज्जा ले लें, इनको आटे की शक्ल में गूंद लें और इनमें से रोज़ाना 55 से 60 ग्राम आप फ़ी बकरा खिलाएंगे। ये प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, एनर्जी, कैल्शियम और नमकियात का बहुत ही अच्छा ज़रिया होते हैं। इसमें आप खाल बनोला लेंगे 8.5 किलो, नमक आप उसमें देंगे 17.5 किलो, विटामिन्स 1.5 किलो ले लें आप जो बाज़ार से अच्छे मिलते हैं। सीमेंट आपने 4.5 से 5.5 किलो के दरमियान इसकी मिकदार रखनी है। शीरों को आप 27 किलो रखें शीरा, और यूरिया आपने 7.2 किलो रखना है और चोकर आपने जो इसमें डालनी है वो होगी 18 किलो। इन सारे अज्जा को, ये जो मैंने अभी आपको बताए, इन सारे को आपने इकट्ठा करके मिक्स करने के बाद आटे की शक्ल में गूंदने के बाद इसमें से रोज़ाना आपने अपने बकरों को थोड़ा थोड़ा देते रहना है। बहुत ही कम मुद्दत में, लगभग 3 महीने में, कुछ दिन ही शार्ट होंगे, कुछ दिन ही कम होंगे, आप बकरों का मतलूबा वज़न हासिल करके उनको मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं। या फिर आप बकरों को फरबा करने के लिए, उनका हाजमा बेहतरीन करने के लिए हम उनको यीस्ट पाउडर देते हैं। यीस्ट पाउडर क्या चीज़ है कि ये जिस्म में इन मुफीद जरासीमों की तादाद में इजाफा करता है जो कि भूख बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। ये आप 1 ग्राम फ़ी बकरे के हिसाब से देते हैं और 24 घंटे में आपने एक बार देना है। अगर आपके पास 20 बकरे हैं तो उसका मतलब ये कि 20 ग्राम खुराक बन गई। ये आप सिरिंज के ज़रिए भी दे सकते हैं, ये आप उनको खुराक में भी मिक्स करके दे सकते हैं, ये आप दूसरे वनडे में भी मिक्स करके दे सकते हैं। फुजला रोज़ाना देखा करें, उनकी मींगने वगैरह रोज़ाना देखा करें, उनमें आपको खून नज़र आ रहा है या उनमें आपको वो खुराक नज़र आ रही है जो उन्होंने सही तरह से हज़म नहीं की हुई, या उसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं, या उसके अलावा कोई ऐसी और चीज़ नज़र आ रही है, वो कच्ची है, वो ज़्यादा ठोस हालत में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जानवर का मैदा ठीक नहीं है। उसके मैदे को ठीक करने के लिए उसमें अद्वियात का इस्तेमाल करें। और जब भी आपने बकरे खरीदने हैं ठीक 3 से 4 दिनों के बाद उसमें कीड़े मार अद्वियात का लाजमी इस्तेमाल करना है और ठीक 10 दिनों के बाद हिफाजती टीके लगवाने हैं जो भी उसके आने वाले हैं। अगर आप सब्ज़ चारा देंगे तो फ़ी जानवर 9.5 से 11.5 किलो सब्ज़ चारा खाएगा। अब अगर आप बकरों को वंडा खिलाएं जिसमें मकई, चने, गंदम, खल बनोला, चोकर, विटामिन्स और मिनरल शामिल हों, तो इससे भी कम वक्त में बकरों को फरबा किया जा सकता है क्योंकि मकई, चने, गंदम, चोकर, खल बनोला, विटामिन्स और मिनरल्स
आपके बकरों को प्रोटीन, फैट यानी चर्बी, विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट फ्राहम करेंगे, जिनसे इनकी मुकम्मल नशोनुमा होगी और बहुत बेहतरीन वज़न आएगा। वनडे में शामिल ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार का आपने ख़ास ध्यान रखना है। आप जो मिकदार रखेंगे, इसमें आप 35 किलो मकई लेंगे जो कि पीली मकई होगी। खल बनोला आप इसमें लेंगे 26.5 किलो। काले चने आप 14 किलो लेंगे। खुर्दनी नमक आप 1.5 किलो लेंगे। विटामिन जो मिनरल्स का जो मिक्सचर है वो 2 किलो लेंगे। मकई के अंदर और काले चने जो होते हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं। नमक आप अपने जानवरों के सामने रख दें उनके चाटने के लिए भी, क्योंकि ये निज़ाम को बहुत बेहतरीन करता है, उनकी भूख बढ़ाता है, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और आपके जानवर तंदुरुस्त भी रहते हैं। इसके अलावा आप बकरों को फरमा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सब्ज़ मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लौंग ये चीज़ें ले लेंगे और ये आप अच्छी तरह से कूटने के बाद रोटी में मिक्स करके उसे देंगे। इससे भी उनका निज़ाम बेहतरीन होगा, भूख लगना शुरू हो जाएगी और हर 18 दिनों के बाद आपने ये वाला मेज़ा उनको देना है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने अगले महीने उन्हें ठीक 20 दिनों के बाद देना है। हर महीने यानी अगर आप 4 महीनों में बकरे फरबा करना चाहते हैं तो एक मरतबा 18 दिनों के बाद, अगले महीने 20 दिनों के बाद, उससे अगले महीने 22 दिनों के बाद आप उसे ये वाला मसाला देंगे। अगर आप खुश्क मसाला दे रहे हैं तो इसमें आप उसे हरीर, मगज़, काली मिर्च, सौंफ, कलमी शोरा, त्रिफला, आंवला, नौशादर और लौंग महीने में एक मरतबा इन सारी चीज़ों को मिक्स करके लाजमी दिया करें। सर्दियों में ये आप उन्हें महीने में 2 मरतबा कर दिया करें, गर्मियों में बेशक महीने में 1 मरतबा किया करें। तो आप ये जब भी बकरे ख़रीदते हैं तो आप ये देख लें कि एक दिन के अंदर जिस्मानी वज़न के हिसाब से एक बकरा 10 से 12 किलो खुराक खाता है। वंडा आप उन्हें देते हैं जिस्मानी बढ़ोतरी के लिए। अगर वनडे के लिए आप ये वाले अज्जा शामिल कर रहे हैं जिसमें मकई, चने, चोकर, गंदम, खल बनोला, विटामिन्स, मिनरल्स और नमक शामिल है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन किस्म का वंडा है, क्योंकि इसके ज़रिए उन्हें फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स ये सारी चीज़ें मिलेंगी और जिस्म की बहुत अच्छे अंदाज में बढ़ोतरी होगी। मकई जो आपने इस्तेमाल करनी है वो आप देख लेना कि मकई का जो साइड वाला हिस्सा है, जो सामने वाला हिस्सा है वो काला ना हो, उसके ऊपर फंगस किसी किस्म की ना लगी हो, क्योंकि इस तरह का वंडा देने से भी उनकी जिस्मानी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी और वो वज़न भी नहीं करेंगे। बकरों को मोटा करके गोश्त के लिए फ़रोख्त करने के लिए जब भी आप बात करते हैं तो उसके लिए आप कोई भी नस्ल अपने पास रख लें। दामानी, बाबरी, देसी सिंधी, कामोरी, कागानी, कजली, पहाड़ी, बीतल, मक्खी चीनी, डेरा दीर पनाह वगैरह कोई भी आप नस्ल रखते हैं, आपने ध्यान रखना है कि 8 से 10 माह के दरमियान आप बकरा ख़रीदें जिसकी आपको आगाज़ में मुनासिब कीमत मिले, मतलब कि वो आपको 13 से 15 हज़ार के दरमियान में मिल जाना चाहिए। तो जैसे ही आप उन्हें लेते हैं आपने उन्हें खसी लाजमी करना है और उनकी हजामत भी करनी है। जैसे मैंने पहले बताया, नाखून, खुर, सींग कटवाने, जगह का इंतखाब बेहतरीन तरीके से करना है और आगाज़ में जो उन्हें बीमारियां होती हैं, क्योंकि जब भी एक जानवर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसे शुरू में कोई ना कोई मसला लाजमी होता है, उसका बर वक्त आपने इलाज करना है। मल्टीविटामिन खुराक में लाजमी दिया करें। एक और मतबादल चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास सब्ज़ चारा नहीं है तो मतबादल तौर पे उनके पास तूड़ी होनी चाहिए। इसमें आप खल, बनोला वगैरह ये पानी में भिगो के लाजमी दिया करें, या मकई के दाने इसके साथ भिगो के दे दिया करें। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं। शीरा और यूरिया के ब्लॉक वगैरह बना के दे दिया करें। आप अगर एक और फार्मूला वनडे का बनाना चाहते हैं तो इसमें आप शीरा रखेंगे 22.5 किलो, यूरिया आप 7 किलो रखेंगे, चोकर आप इसमें 9.5 किलो रखेंगे, सीमेंट आप इसके अंदर 3.4 kg रखेंगे, खल बनोला 6 किलो, नमक 28 किलो और विटामिन्स का 1 किलो का बैग लेके आप इस सारे अमेज़े को आटे की शक्ल में गूंद लेंगे। ये जितना भी टोटल बनता है इसको एक बाल्टी या टब के अंदर रख लेंगे 24 घंटे के लिए। फिर जब इसके केक बन जाए तो उसमें से आप अपने बकरों की रोज़ाना की जितनी ज़रूरियात है उसके मुताबिक आप अपने बकरों को देते रहिएगा। इससे भी आपके बकरों का वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बाज़-औक़ात कुछ छोटी मोटी बीमारियां जब बकरियों के ऊपर हमला करें तो आपको इतना काबिल होना चाहिए कि आप उसका खुद इलाज कर लें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बकरियों का जो हैवाना होता है, होंठ, चेहरा, कान, टांगें या मुख्तलिफ हिस्से जो जिस्म के होते हैं उन पे छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के छाले या फिंसियाँ निकल आती हैं। आपने देख के परेशान नहीं होना, और अगर यही फिंसियाँ या मस्से टीट्स यानी कि दूध वाली जगह पे निकल आएँ और दूध के साथ साथ निकलने वाला खून दूध को गंदा कर दे तो इसका बर वक्त आपने इलाज करना है। सैलिसाइलिक एसिड या एस्टिक एसिड वाला मरहम आपके पास होना चाहिए। बस दिन में 3 मरतबा उस पर लगा लें, इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में ये अमल जारी रखने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके जानवर को नमूनिया हो जाता है तो बकरियों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाती है और शदीद खांसी लगती है, आंखों और नथनों से रतूबत बहने लगती है, तो आपने बकरियों को इस बीमारी से बचाव के लिए
अपनी बकरियों को डिफ्लेरिया की वैक्सीन लाजमी करवानी है, या फिर आप उसमें डिक्टाइसिडिन या डाई इथाइल कार्बामाजीन की मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। यूरिया में अगर पॉइजनिंग हो जाए, जहर आलूदगी हो जाए, तो उस वक्त भी क्या होता है कि पेट में शदीद मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बाज़ का तो फूला हुआ पेट नज़र आता है। इलाज के लिए बाज़ार से सेब का सिरका ले आएँ, वो पानी में 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से चलाएं, या फिर दिन में 2 मरतबा एस्टिक एसिड का 2% महलूल बकरियों को लाजमी पिलाया करें। जिस्म फूल जाए, कम भूख लगे, अफसरदा हालत हो, सुस्त हालत हो, तेज़ नब्ज़ हो, सांस लेने में तेज़ी हो, पेट बाएं तरफ को मुड़ जाए, बाहर निकल जाए, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाए, या जानवर बेसुकूनी में नजर आए, बार बार ज़मीन पे लेटे या अमवात होना शुरू हो जाए, तो आपने क्या करना है कि एक बारीक नोक वाली सुई ले लेनी है, उस जगह पे मारनी है जहाँ पे गैस बनी हुई है, गैस बाहर निकालें, या फिर 30 ग्राम सोडे को 290 मिलीलीटर गर्म पानी में मिक्स करके नीम गर्म होने पर बकरियों को पिला देना है, या फिर आपने मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करना है। बाज़ का जिस्म में कापर, बोरोन, आयोडीन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सेलेनियम या जिंक जैसे अनासर की कमी की वजह से बकरी का हीट में आना काफ़ी लेट हो जाता है। पैदाइश के वक्त बच्चों का वज़न कम हो जाता है, जिस्मानी वज़न नहीं बढ़ता है, चर्बी इकट्ठी हो जाती है और इस तरह के दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुराक में तमाम अनासर की फराहमी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा बकरियों को जिस्म में कीड़े पड़ जाएँ, दस्त लगे हों, तो उनमें चिपटे कीड़े भी आपको नजर आएंगे, जिसको देख के आप कहते हैं कि या तो इसको पेनाक्योर 10 मिलीग्राम फ़ी जिस्मानी किलो फ़ी जिस्मानी वज़न के हिसाब से दे लें, या कमाला 2 से 3 ग्राम फ़ी जानवर दे दें, या फिर इसकी डिवर्मिंग करवा लें। अगर बकरियों को लंबे अरसे के लिए बुखार हो, साथ खांसी हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, जिस्म में खून की कमी नजर आए, दिन ब दिन कमजोरी नजर आए, तो ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट लाजमी करवाइएगा। बाज़ औक़ात दूसरे जानवरों जैसे कि कुत्ते के काटने और दीगर वजूहात की वजह से टेटनस का बायस बन सकती हैं, इसलिए 3 से 4 हफ्ते की उम्र में और दोबारा 6 से 10 महीने की उम्र में ये वैक्सीन लाजमी करवा लेना। बकरियों में स्कैबी मौत की वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये वायरस बकरियों के मुँह, टांगों, खुरों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ख्म बना देता है, और हर वक्त बकरी को खारिश लगी रहती है। जब वायरस हमला करता है तो 40 से 45 घंटे के बाद ये अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं। साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे तो साल्मोनेला उनके जिस्म में चला जाएगा, वज़न कम हो जाएगा, दूध की मिकदार भी कम हो जाएगी। बकरियों के जिस्म के बालों की जड़ में अगर सोजिश हो जाए, चेहरे, कंधे, गर्दन, आँखों के इर्द गिर्द गोल दाने बनना शुरू हो जाए, जिससे बकरी बेसुकूनी का शिकार हो जाए, तो बालों को काटें, साफ़ पानी या साबुन से धोएं, या फिर एसिड सैलिसाइलिक एसिड या बेंजोइक एसिड का 2.5% मरहम लाजमी लगाएं, या फिर आयोडीन या ज़ैफरीन तब तक लगाते रहें जब तक कि उसका ज़ख्म ठीक ना हो जाए। थनों की सोजश बकरियों में एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसलिए जगह को साफ़ सुथरा रखना है और टेरामाइसिन दवाई इस्तेमाल करनी है, और जगह को पोटाशियम परमैंगनेट से साफ़ करना है। अचानक जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाए, जोड़ों की सोजश हो जाए, दूध वाली बकरियों के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। आपके पास एरिथ्रोमाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद होनी चाहिए। गले में पानी पड़ जाए और जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए तो जीनल या डिस्टोडीन का इस्तेमाल करें। जीनल को 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी जिस्मानी वज़न और डिस्टोडीन को 20 मिलीग्राम पर केजी जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करें। जिस्म में कीड़ियाँ पड़ जाएँ तो कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% इस्तेमाल करें। जैसे ही कोई आर्जा देखें, सबसे पहले बीमार जानवर अलग करें। बाज़ औक़ात बदहज़मी जैसे मिसाइल जानवर को कमज़ोर कर देते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है, उनके आगे नमक और ताज़ा खुराक रखें, और उनके फुजला को लाजमी देखा करें कि रंगत नॉर्मल है या इसमें खून या कीड़े नज़र आ रहे हैं। एसाबी कमज़ोरी की शक्ल में आप उन्हें सोडियम थायोसल्फेट देंगे 2 ग्राम 15 मिलीलीटर पानी में, या सोडियम नाइट्रेट 1 ग्राम का इस्तेमाल करें। जिसमें कैल्शियम की कमी की सूरत में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट 60 मिलीलीटर आपने पिलाना है। एचएस की वैक्सीन अपने वक्त पे करवानी है। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होने की सूरत में ग्लूकोज, मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, विटामिन सी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। चीचक की आपको सूरत नज़र आए तो जख्मों पे हाइड्रोजन परऑक्साइड और उसके बाद एंटीबायोटिक का मरहम लगाया करें, क्रीम लगाया करें, जख्म और छाले लाजमी साफ़ किया करें ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये मज़ीद ना बढ़े। पाँव या खुरों के सड़ने की सूरत में एक जरासीम को रस्सी खुरों के दरमियान में फेरें। ये रस्सी आपने इस तरह से फेरनी है कि रेशे वाले दाने फूटें, रेशा निकालें। इसके बाद जरासीम के खिलाफ काम करने वाली एंटीबायोटिक क्रीम लगा देनी है। मुंह खुर की बीमारी की वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की बकरी को अलग करें, जरासीम कुछ अद्वियात से धोएं, एलम या पोटाशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करें, और अल्सर के ऊपर बोरोग्लाइसरीन का इस्तेमाल करना है। अंतड़ियों के जहर की सूरत में 3 महीने के बकरी के बच्चों को एंटीरोटॉक्सिमी की वैक्सीन करवाना ना भूलें ताकि ये बीमारी आए ही ना, और फिर 14 दिनों बाद इस वैक्सीन को दोबारा दोहराना है। अंतड़ियों का जहर और काक्सी की वजह से दस्त में खून नजर आने लगता है, आंखें खराब हो जाए तो सल्फासेटामेट 2% सोल्यूशन या नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन 1 चाय का चम्मच
650 मिलीलीटर पानी या टेरामाइसिन या जेंटामाइसिन ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। जिल्द की खराबी में बेटनोवेट, पेट्रोलियम जेली, मेलाथायोन या डेटोल का इस्तेमाल करना है। इकोलाई की सूरत में आप एंटीबायोटिक्स देंगे, न्यूमाइसिन या सेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। हैवाना की सोजश हो जाए तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स या डेटोल, और पेट की सोजश में आप पीनट ऑयल और एंथ्राक्स में पट्ठू में पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा के आप अपने जानवरों को महफूज रख सकते हैं। नीचे वाले होंठ या जबड़ों में अल्सर हो तो रिंडरपेग की वैक्सीन की बहुत ज़रूरत होती है। इसका मतलब है आपने ये वैक्सीन नहीं करवाई, यानी जिस्म के इन हिस्सों में दानों में बहुत ज़्यादा रेशा पड़ जाता है। जब छोटी और बड़ी आंत में कीड़ों की भरमार हो तो डिवर्मिंग के बाद बड़े पैमाने पर अमल करने वाली एंटीबायोटिक अद्वियात का भी इस्तेमाल किया करें। बाज़ का सर्दियों में लंबे अरसे तक दस्त लगे रहते हैं। इसके लिए 10 से 15 मिलीग्राम जेनिल फ़ी किलो जिस्मानी वज़न और निलजान 10 से 15 मिलीग्राम फ़ी जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल किया करें। और अगर जबड़ों के नीचे पानी जाए और सोजश के साथ साथ जिसमें खून की कमी भी नजर आए तो नीलवर्म को 15 मिलीग्राम पर केजी जिस्मानी वजन के हिसाब से या पेनाक्योर को 5 मिलीग्राम पर केजी जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल कर लिए करें। बकरियों में उस वक्त विटामिन सी और मिथाइलिन की सख्त ज़रूरत पड़ती है जब सांस में दुश्वारी के साथ चाल में लड़खड़ाहट भी हो, इसलिए इन अज्जा की कमी ना होने दें। बसूरत देगर अमवात वाक़ हो सकती हैं। जिस्म की जिल्द पर खुश्की हो, खारिश हो तो मेलाथायोन 0.5% सोल्यूशन, और बकरियों को जुएँ पड़ जाएं तो उसके लिए आप मेलाथायोन या डायाजिनोन 5 से 10 मिलीलीटर टेगुवान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ जरसूमे ऐसे होते हैं कि बकरियों के टांगों, फेफड़ों, तिली और लंफ नोड को इस कदर मुतासर कर देते हैं कि ऐसी बकरियों का गोश्त मुज़र सेहत होता है। इसलिए रोज़ाना बकरियों की सेहत का मुआयना किया करें। माहौल की सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी गोट फार्मिंग का आगाज़ कर रहा है बंदा, जो नया है इस कारोबार में, इस वीडियो को देखने के बाद उसको उनकी बीमारियों, उनकी वैक्सीन, उनकी देखभाल के हवाले से, मंडी की सूरत हाल के हवाले से, शेड की तामीर के हवाले से, दर्जा हरारत, नमी, उनके नीचे जो बिछाली होती है, छोटे बच्चों के एहतियात के हवाले से, और मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट को हमने किस वक्त लेके जाना है, बकरों को फरबा करने के लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी, कौन से दरख्त लगाना है, कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है, कौन सा वंडा बेहतरीन रहेगा, सस्ता रहेगा, जो कम वक्त में ज़्यादा वज़न लेके आए। उम्मीद है ये सारी मालूमात उस मेरे भाई को हासिल हो चुकी होंगी। मैं इस वीडियो पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको फीडबैक लाजमी देंगे, इसको लाइक कमेंट लाजमी करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह से मालूमाती वीडियोज़ आगे भी लेके आता रहूँ। फ़ी अमान अल्लाह।